हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री देखेंगे और रसायन विज्ञान का चैप्टर 1 रहेगा आज। तो आज हम लोग रसायन विज्ञान चैप्टर 1 को पढ़ेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जान लेते हैं कि रसायन विज्ञान है क्या। तो कहता है कि रसायन विज्ञान कि वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक और रासायनिक गुणों, संगठन, संरचना और उसमें होने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ें कि इसमें रासायनिक गुण, संगठन, संरचना, इसमें होने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अध्ययन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान एक क्या है? विज्ञान का एक शाखा है और इसके अंतर्गत हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? भौतिक और रासायनिक गुण, संगठन, संरचना और उसमें होने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अध्ययन किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है क्या, तो हम लोग समझते हैं। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो भौतिक परिवर्तन उस चीज़ को कहा जाता है जो जैसे कि दूध से दही बनना एक भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। तो दूध से दही बनना तो ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि दूध से हम तो दही बना लिया, लेकिन दही से हम दूध नहीं बना पाते हैं, इसी को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन क्या है? जैसे चीनी को पानी में घोल दिया जाता है, चीनी को पानी में घोल देते हैं तो हम पुनः चीनी को वापस कर सकते हैं, ला सकते हैं गर्म कर कर। तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। यानी भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जिस चीज़ को हम परिवर्तित कर रहे हैं तो इस चीज़ में हम वापस फिर ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं दोस्तों। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि जिस चीज़ को हम परिवर्तन किए तो पुनः उसी वस्तु में परिवर्तन नहीं हो तो वह क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। जैसे हम लोग अब यहाँ पे देखें कि दूध से दही का बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। तो हम लोग आगे और देखते हैं इसमें क्या होता है। केमिस्ट्री मूल धातु केमी से बना है। केमिस्ट्री शब्द जो है केमी से बना है और केमो की उत्पत्ति के विभिन्न रूप है। यूनानी भाषा में केमो का अर्थ धातु निर्माण का, तकनीकी चीनी भाषा में केमो का अर्थ होता है, चीनी भाषा में केमो का अर्थ सोना गलाना है। केमी भाषा में क्या होता है? चीनी भाषा में होता है केमो का अर्थ सोना गलाना, सोना गलाना। एक अन्य मान्यता के अनुसार केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति नियम के प्राचीन नाम कीमिया से हुआ है, जिनका अर्थ काला रंग होता है। जिनका अर्थ क्या होता है? काला रंग होता है। तो हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ें कि केमिस्ट्री एक मूल धातु है जो केमी से बना है। किसी से बना है? केमी से बना है। केमो की उत्पत्ति के विभिन्न रूप हैं। केमो का उत्पत्ति जो हुआ है विभिन्न रूपों में हुआ है। जैसे यूनानी भाषा में केमो का अर्थ होता है धातु निर्माण की तकनीक, यानी यूनानी भाषा में इसको केमो का अर्थ कहा जाता है धातु निर्माण का तकनीक है। और चीनी भाषा में केमो का अर्थ होता है सोना गलाना। सोना गलाना। एक अन्य मान्यता के अनुसार केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति नियम के प्राचीन नाम कीमिया से हुआ है, जिनका अर्थ होता है काला रंग। काला रंग होता है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि केमिस्ट्री का जो मूल धातु है यह केमी से बना है और केमी को कई विभिन्न रूपों में उत्पत्ति किया गया है। और ये यूनानी भाषा में केमो का अर्थ होता है धातु निर्माण की तकनीक। चीनी भाषा में केमो का अर्थ है सोना गलाना।
एक अन्य मान्यता के अनुसार केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति के प्राचीन नाम कीमिया से हुआ है, जिनका अर्थ होता है काला रंग। तो हम लोग ये पढ़ चुके दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं कि रसायन विज्ञान के अनेक लेवोसियर को माना जाता है। रसायन विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? लेवोसियर को माना जाता है, और उनके पुस्तक तत्वों के रसायन है। लेवोसियर फ्रांस के सुप्रसिद्ध रसायन था। उसने सर्वप्रथम सिद्ध किया कि वायु के मुख्य घटक नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन है। वायु का मुख्य घटक क्या है? वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। यानी जो रसायन विज्ञान का जो जनक है, उन्होंने लेवोसियर ने कहा कि जो वायु है, हवा है, उसका मुख्य घटक क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। उसका मुख्य घटक क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। यानी वायु का मुख्य घटक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ये कौन सिद्ध किए? लेवोसियर ने किए। लेवोसियर कहाँ के रसायन विज्ञान के प्रसिद्ध जनक थे? फ्रांस के थे। लेवोसियर जो थे फ्रांस के रहने वाले थे, और रसायन विज्ञान का जनक के रूप में माना जाता है इनको। तो आगे हम लोग देखते हैं कि पदार्थ की प्रकृति एवं संरचना, कि पदार्थों की प्रकृति क्या है और उसका संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है पदार्थ, सब्सटेंस। कहता है कि पदार्थ उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आता है कि पदार्थ किसे कहते हैं, सब्सटेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज सब्सटेंस। तो सबसे पहले पदार्थ उसे कहा जाता है जिसका कुछ भार हो, जिसका क्या हो, कुछ भार हो, जो कुछ स्थान घेरता है, जो दबाव लगाता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, जिसमें जड़त्व का गुण पाया जाता है, जिसमें स्थिरता का गुण पाया जाता है, जिससे ऊर्जा के द्वारा उसके अवस्था को चेंज किया जा सकता है। और आता है इसमें जिसे देखकर या छूकर अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता है। ये क्या था? पदार्थ की अवस्था था। यानी पदार्थ को इस रूप में जाना जाता है। यानी पदार्थ को किस रूप में जाना जाता है? कि पदार्थ में कुछ भार हो, कुछ स्थान घेरता है, जो दबाव लगाता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, जो जड़त्व का गुण पाया जाता है, जिसमें स्थिरता का गुण पाया जाता है, जो ऊर्जा के द्वारा अवस्था को चेंज किया जा सकता है, जिसे देखकर या छूकर अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता है। ये पदार्थ का क्या हुआ? आपको पहचानने का रोल बता दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि आधुनिक विज्ञान में पदार्थ को दो मुख्य प्रकार से विभाजित किया गया है। आधुनिक विज्ञान में पदार्थ को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? दो। पहला है भौतिक अवस्था के आधार पर। पहला क्या है? भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा है रासायनिक संगठन के आधार पर। उदाहरण तत्व, यौगिक तथा मिश्रण। भौतिक अवस्था के आधार पर उदाहरण जैसे ठोस, द्रव तथा गैस है। ठोस, द्रव, गैस क्या है? भौतिक अवस्था के आधार पर है। रासायनिक संगठन के आधार पर हो गया तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये चीज़ को याद रखना है। इस चीज़ को क्या रखना है? याद रखना है कि आधुनिक विज्ञान जो है दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला है भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा है रासायनिक संगठन के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर जैसे ठोस, द्रव और गैस हुआ, और रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण हुआ। तो इसमें और आगे देखते हैं कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या होता है। तो पदार्थ की भौतिक अवस्था
यानी पदार्थ विभिन्न स्थितियों के अंदर विभिन्न भौतिक रूपों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए जल बर्फ यानी ठोस जल। जो जल बर्फ जो हुआ, हम अगर जल को बर्फ में जमाते हैं तो क्या होता है, ठोस जल हो जाता है। तो लिक्विड रहा नहीं, ठोस हो गया। ठोस के रूप में, द्रव जल के रूप में और भाप गैसीय के रूप में पाया जाता है। जैसे कि हम लोग पदार्थ की जो भौतिक अवस्था लिए, जैसे कि पानी है, तो भौतिक अवस्था में हम लोग अभी पढ़े कि भौतिक अवस्था में ठोस, द्रव और गैस होता है, और ठोस और द्रव और गैस को ही भौतिक अवस्थाएं कहते हैं। तो जल जो है लिक्विड है, वह क्या है, लिक्विड है, द्रव्य है। तो जल को हम बर्फ में परिवर्तित कर देंगे तो ठोस हो जाएगा, और ठोस को हम फिर लिक्विड में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसी को क्या कहेंगे, भौतिक अवस्था। जैसे जल से पानी बना, जल से बर्फ बना, और बर्फ से पानी बना, यानी वापस फिर पुनः आ गया। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, भौतिक अवस्था कहेंगे। फिर देखिए द्रव जल के रूप में और भाप गैसीय रूप में पाया जाता है। ठोस की प्रवृत्ति पर उन पर बाहर से बल लगाए जाने पर अपनी आकृति को बनाए रखने की होती है। द्रव और गैस फिर भी तरल है क्योंकि वे आसानी से बह जाती है। द्रव और जो गैस है वह आसानी से फ्लो हो जाता है और बाह्य बल की उपस्थिति में अपनी आकृति को बदल लेती है। गैस आसानी से संपीड़ित हो जाती है जबकि द्रव नहीं होता है। गैस जो है आसानी से क्या हो जाता है, संपीड़ित हो जाती है, संपीड़ित, जबकि द्रव नहीं। गैस के इसी गुणधर्म के कारण हम टायर में अधिक से अधिक वायु भर सकते हैं। इसे संपीड़ित का मतलब छोटा भी वस्तु है तो उसमें हम हवा भर सकते हैं, अधिक से अधिक हवा भर सकते हैं, जितना उसको क्षमता के अनुसार भर सकते हैं। यानी जैसे कि टायर हो, उसमें अधिक से अधिक वायु भर सकते हैं, जो आयतन के थोड़ा सा बढ़ाती है। वास्तव में किसी गैस की दी गई मात्रा किसी भी आकार के पात्र को भर सकती है। थोड़ी सी मात्रा की गैस फैलकर पूरे पात्र को भर देती है। ये हो गया आपको क्या, भौतिक अवस्था। इस चीज़ को बारे में समझा हम लोग इसमें। तो आगे हम लोग देखते हैं भौतिक अवस्था के बाद पुनः इसके बाद देखते हैं कि दूसरी तरफ अधिक मात्रा में गैस को संपीड़ित कर छोटी जगह में भर सकते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करके गाड़ियों के ईंधन के लिए सीएनजी के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला आता है अंतराणुविक इंटरमोलिकुलर बल। इंटरमोलिकुलर बल कहता है कि पदार्थ की ठोस, द्रव एवं गैस अवस्थाओं के संगठक कणों, अणुओं या परमाणुओं के बीच में लगने वाले बल के आधार पर भी समझा जा सकता है। इन बलों को अंतराणुविक बल कहते हैं। तीनों अवस्थाओं में अंतराणुविक बल की भूमिका निम्नलिखित है। जैसे कौन कौन है जो देखते हैं। जैसे फर्स्ट है कि ठोसों के संदर्भ में ये बल काफ़ी प्रबल होते हैं। ठोस गैस के संदर्भ में ये क्या होता है, काफ़ी प्रबल होते हैं, जिस कारण कण आपस में प्रबलता से बंधे होते हैं, यानी सटे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, यानी बंधे हुए रहते हैं। इसलिए इनकी आकृति निश्चित होती है। ठोस, इसलिए इसकी आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। ठोसों में कण आपस में अत्यधिक निकट होते हैं और इसलिए उनके उच्च घनत्व और असंपीड़ितता होती है। वास्तव में उच्च दाब के फलस्वरूप आयतन में कम प्रभाव पड़ता है। ठोसों में कणों के उच्च क्रम में व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्रिस्टलों को एक नियमित ज्यामितीय आकृति होती है। देखते हैं हम लोग सेकंड विधि इसमें।
सेकंड है द्रवों के अंतरानिक बल इतना अधिक प्रबल होता है, उसमें हम लोग देखे थे ठोस का, अब है द्रव का, कि द्रव का अंतरानिक बल क्या होता है, अधिक होता है। ये ढेर से कणों के एकत्रित रखता है, परंतु इतना अधिक भी मजबूत नहीं होता कि उनको निश्चित स्थिति में रखे। इसी कारण द्रव में तरलता होती है और निश्चित आकृति नहीं होती है, यानी द्रव का निश्चित आकृति नहीं होती है, लेकिन ठोस का आकृति क्या होता है, निश्चित होता है। देखते हैं अब गैस का। गैस में अंतरानिक बल अत्यंत दुर्बल होता है और संघटक कणों के गति स्वतंत्र होता है, और ये कण उपलब्ध खाली स्थानों को घेर लेते हैं। क्योंकि गैसीय अवस्था में अणुओं की गति स्वतंत्र होती है, वे पात्र में गति कर सकते हैं आपस में और पात्र के दीवारों से टकरा सकते हैं। अणुओं की लगातार दीवारों पर टकराव के परिणाम स्वरूप एक निश्चित बल उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप गैसों में दाब उत्पन्न होता है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके कि गैस जो है भौतिक अवस्था में ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाया जाता है भौतिक अवस्था में, और रासायनिक अवस्था में पाया जाता है तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में पाया जाता है। तो आज हम लोग भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए, तो आज के लिए इतना ही, और अब हम लोग अगले दिन नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, एक अच्छी जोश के साथ।